नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आपका एक बार पुनः अपने अध्ययन धाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही होगी तो उसको चलाओ, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अब नहीं पढ़े तो ये मान के चलो कि 2-3 साल बेरोजगार रहे तो आपको ये पूरी दुनिया है जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी सबको बहुत फिक्र है, तो ये गलत फहमी बहुत जल्द बाहर निकल जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति सफल नहीं होता उससे सारे लोग दूरियां बना लेते हैं, और जो सफल हो जाता है तो ढूंढ ढूंढ के भी उसके साथ अपने रिश्ते गिनाने लग जाते हैं। अगर कोई जल्दी से किसी बड़े एग्जाम को क्रैक कर लेता है तो जिसको जो लोग जानते नहीं वो भी स्टेटस लगा के उससे अपना कनेक्शन बताने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक विडंबना है कि आप कितनी भी तैयारी करो, अगर आप बेरोजगार हैं तो लोगों को उस मेहनत का रिजल्ट के जो बेरोजगारी है इसमें वो मेहनत कर रहा है वो मेहनत किसी को नहीं दिखती। तो आपकी मेहनत लोगों को जब ही दिखेगी जब आप एक सफल इंसान बन जाओगे, और सफल इंसान बनने के बाद ये सारी दुनिया आपकी होगी। कहने का मतलब सारे जो दुश्मनी अभी निभा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ेंगे। तो बगैर समय खराब किए, क्योंकि एक एक मिनट आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि आप तैयारी बहुत तरीके से, पैटर्न भी चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से अपडेट होके कर रहे होंगे। तो मेरे से जितना हो सक रहा है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत सभी एग्जाम में आने वाले जो टॉपिक हैं तो उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। बस शर्त ये है कि आप ये सोच के मत पढ़ना कि आपने को तो सब कुछ आता है, मास्टर पढ़ा रहा है वो तो हमने पढ़ रखा है। पढ़ तो आपने बहुत कुछ रखा है ना, लेकिन अभी अगर मेरे मुंह से सुनोगे या कोई टीचर जब पढ़ाता है उसको बार बार सुनते हैं तो वो चीज़ें रिवाइज होती हैं, और रिवाइज होती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में घर कर जाती हैं और प्रश्न गलत होने के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, तो एक तो खुद से तो पढ़ना ही है आपको, प्लस किसी टीचर से अगर अपन पढ़ लेते हैं उस टॉपिक को तो वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है ना। चलो, तो अपना जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर अपन स्टार्ट कर देते हैं कि एक ग्रंथि पढ़ना स्टार्ट किया था। जैसे कि पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें अपन आज। थायराइड ग्रंथि मैंने आपको पढ़ा दी थी। चलो, पैराथायराइड ग्रंथि कौन सी ग्रंथि साहब? पैराथायराइड ग्रंथि है ना, ये तो फॉलो ही कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैराथायराइड ग्रंथि तीसरे नंबर की ग्रंथि की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जब इसकी स्थिति की बात करते हैं अपन तो ध्यान रखना है ये थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के कहाँ पाई जाती है? पीछे पाई जाती है। जैसे अपन कह सकते हैं, माना कि ये क्या है, अपनी श्वास नली है, तो इसके दोनों तरफ अपन जानते हैं एच आकार की कौन सी ग्रंथि थी? थायराइड ग्रंथि थी। वहीं पे देखा जाए तो संख्या में 4 के रूप में आपकी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये जैसे कौन सी ग्रंथि हो गई? थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये कौन सी हो गई फिर बताओ? पैराथायराइड ग्रंथि। नाम भी समान ही है, तो प से पीछे समझ लेना। प से मतलब पीछे, थायराइड के पीछे कौन सी संख्या में 4 के रूप में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बताओ? पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, अब बात करें अपन कि पैराथायराइड जो ग्रंथि है ये संख्या में 4 है, तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा था, पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। कौन सा बताओ? पैराथार्मोन हार्मोन।
तो आपको नाम लिखना है उसका। निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है, हार्मोन थार्मोन पैरा। इस पैराथार्मोन जो हार्मोन है, इसकी अपन जब भी बात करते हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कोलेप हार्मोन। क्या बोलते हैं साहब इसको? कोलेप हार्मोन। अब इसका क्या मतलब है वो अपन अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन बात करेंगे उसकी। तो पैराथार्मोन हार्मोन को ही क्या बोलते हैं? कोलेप हार्मोन। कौन सी ग्रंथि की बात कर रहा हूं बताइएगा मैं? पैराथायराइड ग्रंथि की स्थिति की बात करें तो कौन सी ग्रंथि के पीछे पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि की। और संख्या में यहाँ लिख दूं तो भी चलेगा कि संख्या में कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कितनी होती है? 4। संख्या में कितनी होती है बताओ? 4। या क्या बोल सकते हो बताओ? 2 जोड़ी। कितने जोड़ी बताओ? 2 जोड़ी। तो ये छोटी छोटी सी बात है, स्टार्टिंग में अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में? पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से इसका। चलो अब आगे की बात देखते हैं साहब। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है देखिएगा कि पैराथायराइड ग्रंथि जो है अपनी, ये ग्रंथि रक्त के अंदर, रक्त में कैल्शियम व फॉस्फेट, क्या बोल सकते हो बताओ? फॉस्फेट की मात्रा का नियमन करती है, का नियमन करती है। किस किस का नियमन करती है बताइएगा? पैराथायराइड ग्रंथि। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका कौन सा है बताओ? कैल्शियम है। और एक कौन सा है बताओ? फॉस्फेट। इन दोनों का क्या करती है? नियंत्रण करती है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये कैल्शियम और किसका बताओ? फॉस्फेट। ठीक है, का क्या है बताओ? बॉस। क्या है? बॉस। ये बोलती है कि भाई क्या करना है कि जो फॉस्फेट है उसको तो मूत्र के साथ कहाँ जाने देना है? बाहर। कहने का मतलब फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाती है और कैल्शियम की मात्रा को अवशोषित करने का ऑर्डर देती है। जैसे अपन बात करें किडनी और आंत से, कहती है कि भाई साहब आपको जो कैल्शियम है उसका अवशोषण करना है और उसको कायम में बनाए रखना है बताओ? रक्त के अंदर, मूत्र के साथ बाहर नहीं जाने देना है। ठीक है, परंतु ये जो हार्मोन है ये एक काम ये भी करता है कि कैल्शियम चाहिए तो इस हद तक चला जाता है कि भाई साहब अगर हड्डियों को तोड़ना पड़े तो तोड़ो, हड्डियों को भले खोखला कर दो, भंगुर कर दो, लेकिन मुझे क्या दो? खून के अंदर ज्यादा क्या चाहिए? कैल्शियम। तो कैल्शियम को जो पैराथायराइड यूं कह सकते हैं पैराथार्मोन हार्मोन है, वो हड्डियों से भी निकाल कर कहाँ लाता है? रक्त के अंदर। तो यही वो ग्रंथि है जिसमें हड्डियां क्या हो सकती हैं? अगर ये हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए तो कैल्शियम की मात्रा हड्डियों से निकल के कहाँ जाती है? रक्त के अंदर। देखो यह समझने वाली बात है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले आप ये समझो कि कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा का क्या करता है? करती है, नियंत्रण करती है। अब जैसे कैल्शियम की मात्रा को रक्त में क्या करती है बताओ? बढ़ाती है। रक्त में क्या करती है? बढ़ाती है। रक्त में क्या करती है बताओ? बढ़ाती है। एक तो ये पॉइंट रखना है। जबकि
जबकि फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाती है। तो यहाँ तो क्या करती है बताओ, अवशोषण को बढ़ाती है, ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। अवशोषण को क्या करती है, बढ़ाती है, और इसमें क्या करती है बताओ, घटाती है। तो उत्सर्जन को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो ये पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का क्या है बताओ, फॉस्फेट का सॉरी क्या है, बॉस है, इसके नियमन से संबंधित है। पैराथायराइड ग्रंथि रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा का क्या करती है, नियमन करती है। अगर कैल्शियम की मात्रा रक्त में कम हो रही है, इसका मतलब ये है ये ग्रंथि अपना सही तरीके से काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। अगर फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा हो रही है अंदर, ये मान के चलो, तो भी ये क्या नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। फॉस्फेट की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी, अपन बात करेंगे, तो क्रैम्प पड़ने लग जाते हैं, टेटेनी रोग हो जाएगा। अभी पहले आप इतना ही ध्यान रखोगे, कैल्शियम की मात्रा को रक्त में क्या करती है ये बताओ, बढ़ाती है, जबकि फॉस्फेट के उत्सर्जन को क्या करती है, बढ़ाती है। दोनों उल्टा चलता है, कैल्शियम को तो रोकती है, फॉस्फेट को बाहर जाने देती है ना, ये ध्यान रखना है। चलो चलो अब बात करें साहब, ले लिया होगा, देखो इसमें अपन बात करें कि जो पैराथार्मोन हार्मोन है ना, पैराथार्मोन हार्मोन, पैराथार्मोन क्या है, हार्मोन। ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है, पैराथायराइड ग्रंथि से निकल रहा है। इस ग्रंथि के बारे में अपन बात करें तो देखो, ये जो हार्मोन है, अगर मान के चलो इसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो आपको स्थिति से गुजरना पड़ेगा एक से हाइपोकैल्सीमिक। ठीक है, क्या बोलेंगे बताओ, हाइपोकैल्सीमिक। हाइपो का अर्थ होता है सीधा सट साइंस के अंदर कमी। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि रक्त में कैल्शियम की कमी आ जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, कमी हो जाएगी, है ना। अगर रक्त में इसकी क्या हो गई बताओ, कमी हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपको ये भी समझना है कि जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी। फॉस्फेट की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब फॉस्फेट की मात्रा बढ़ेगी, तो आप ये मान के चलिए कि बच्चों में आपने देखा होगा कई बार कि इस टेटेनी रोग के कारण, टेटनेस अलग होता है, टेटेनी अलग होता है, इस रोग के कारण उनकी जो मांसपेशियां हैं, उनके अंदर फॉस्फेट की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो अपन मानते हैं कि उनको बच्चों को झटके लगना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम की क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है, और फॉस्फेट की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जो बच्चे हैं वो झटके खाते हैं। कई बार अपन को ऐसा लगता है कि उनको दौरे पड़ रहे हैं, मिर्गी जैसी स्थिति हो जाती है। तो वो सारी समस्या किस हार्मोन के कारण उत्पन्न हुई है बताओ, पैराथार्मोन हार्मोन। अगर इसकी कमी आती है तो उस स्थिति में फॉस्फेट की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी रक्त के अंदर, और उसके बढ़ते ही बच्चों के शरीर में झटके, या अपन कह सकते हैं
कि उस व्यक्ति के शरीर में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ने के कारण मांसपेशियों में जकड़न और ऐंठन आने लगती है, और उसी रोग को बोलते हैं टेटेनी रोग। ठीक है, तो अपन इसके बारे में करेंगे। अगर कमी से जो रोग होगा, इस रोग को अपन क्या बोलेंगे बताओ? टेटेनी रोग। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। ठीक है, चलो। पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बताओ? टिटेनी रोग। ठीक है, और इसमें क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन रहने लगती है। ऐंठन या क्या हो जाती है बताओ? जकड़न होने लगती है। ऐंठन या क्या होती है? जकड़न होने लगती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि शरीर में क्या आने लगते हैं? झटके, या क्या बोल सकते हैं? दौड़े पड़ने लग जाते हैं, है ना? झटके या क्या पड़ने लगते हैं बताओ? दौड़े पड़ने लगते हैं। कौन से रोग के अंदर? टिटेनी रोग के अंदर। क्योंकि इसमें कौन से हार्मोन की कमी आ गई बताइएगा? पैराथार्मोन हार्मोन की। अगर ऐसा हो जाए कि पैराथार्मोन हार्मोन की अधिकता हो जाए साहब, क्या हो जाए बताओ? अधिकता हो जाए तो उल्टा होगा। जो स्थिति होगी वो कौन सी हो जाएगी बताओ? हाइपर वाली, हाइपर कैल्सीमिया। क्या बोलेंगे इस स्थिति को? हाइपर कैल्सीमिया। इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई बताओ? बढ़ गई। क्या हो गई? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है ना? अब ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? हाइपर कैल्सीमिया। अब हाइपर कैल्सीमिया जो हुआ है, यही एक दूसरे रोग का कारण बनता है। क्योंकि ये ग्रंथि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कैल्शियम का बॉस है। इसको हर हाल में खून के अंदर कैल्शियम चाहिए, चाहे आप कहीं से भी लाओ। हड्डियों के अंदर से भी कैल्शियम को निकाल के ये हड्डियों को खोखला बना देती है, जिस वजह से हड्डियों में तो कैल्शियम की क्या हो जाती है? कमी। लेकिन ये कैल्शियम को रक्त में उसकी मात्रा को क्या करती है? बढ़ाती है। अब यहाँ आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। चलो, ठीक है, देखो इस पे बात करते हैं कि होगा क्या कि जब खून में कैल्शियम बढ़ेगी तो देखो दो कंडीशन बनेगी। जैसे मान के चलो ये कोई हड्डी है, ठीक है, इस हड्डी के अंदर से भी जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम को क्या कर लिया जाएगा? बाहर निकाल लिया जाएगा, बड़ा बना देता। ये मान के चलो आपकी हड्डी है कोई सी, ठीक है। अब इस हड्डी के अंदर से अपन बात करें, कैल्शियम को कहाँ निकाल दिया बताओ? बाहर निकाल दिया। क्योंकि इस ग्रंथि को हर हाल में कैल्शियम को बाहर निकाल के उसको कहाँ डालना है बताओ? खून के अंदर। किसके अंदर बताओ? खून में या ब्लड में डालना है। अब ऐसी स्थिति में इसके अंदर क्या हो गए बताओ? छिद्र हो गए, हड्डियों में क्या हो गए? छिद्र। और इस रोग को बोला जाता है, रोग का नाम आपको ध्यान रखना है, रोग को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस।
क्या बोलते हैं बताओ? ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें जो हड्डी है कैसी हो जाती हैं? भंगुर हो जाती हैं, है ना, और कमजोर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? भंगुर हो जाती हैं और कैसी हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, और इस रोग का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या बोला जाता है बताओ? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये कैल्शियम की मात्रा किस में बढ़ाएगा? खून के अंदर। तो इसका एक नारा रहता है कि कहीं से भी लाओ तो ये हड्डी फिर क्या हो गई बताओ? खोखली हो गई। क्या हो गई? खोखली हो गई। ये स्थिति से गुजरना पड़ता है हड्डी को, तो ये कंडीशन बैठती है ना। अब कई बार क्या होता है साहब कि हड्डियों से भी इसने कैल्शियम ले ली, कोई बात नहीं, कैल्शियम लेता जा रहा है, और कैल्शियम जब ले रहा है तो उसके साथ साथ ये एक काम और करता है कि कैल्शियम को मूत्र के साथ बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है। ऐसी स्थिति में जो कैल्शियम है उसको ठहरने के लिए बोलता है किडनी के अंदर। जब किडनी के अंदर इस ग्रंथि के अकॉर्डिंग कैल्शियम जमा हो जाएगा तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट में चेंज हो जाता है, और उसी को किडनी स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन। जैसे देखो, मान के चलो यहाँ पे बना देता हूं मैं, ये अपनी किडनी है, ठीक है। इस किडनी के अंदर कैल्शियम के कण जमा हो जाएंगे, ठीक है, और जो कैल्शियम है वो C2O4 के रूप में, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं बताओ? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में क्या बना लेता है बताओ? जिसको क्या बोलते हैं? स्टोन, या क्या बोलते हैं? पथरी। तो पथरी का कारण भी कौन सी ग्रंथि है बताओ? पैराथायराइड ग्रंथि। जैसे जैसे इस कैल्शियम को खून में बढ़ाएगी, बाहर जाने नहीं देती है, किडनी के अंदर स्टोन का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये हड्डियों में, अभी इसको भाषा के रूप में लिखा दूंगा कि हड्डियों में कैल्शियम के जमाव का ये विरोध करती है। और काय का विरोध करती है? पेशाब के साथ भी कैल्शियम का जाने का क्या करती है? विरोध करती है। लेकिन खून के अंदर ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये दोनों तीन बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। चल, हाँ, चलो भाई, बड़े आगे देखो क्या बात कह रहा है, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर ये बात जरूर रखनी है आपको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि पैराथार्मोन हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन मूत्र के साथ कैल्शियम के उत्सर्जन का विरोध करता है। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर याद रखनी है आपको, पहला पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है, हड्डियों में कैल्शियम के जमाव का विरोध करता है। तो सीधी सी बात है कि ये हड्डियों को तो कमजोर ही करता है। ठीक है, हड्डियों को क्या करता है बताओ? कमजोर करता है। हड्डियों में रहने नहीं दे रहा और बाहर जाने नहीं दे रहा, केवल और केवल क्या करता है बताओ? ये सीधी सी बात है कि कैल्शियम को की मात्रा रक्त में या ब्लड में बढ़ाता है। ये बात क्लियर कट आपको याद रहनी है। ठीक है, चौथी बात ये भी ध्यान रख लेना, फॉस्फेट, जिसकी बात अभी मैंने करी थी
के उत्सर्जन को बढ़ाता है। ठीक है, उत्सर्जन को क्या करता है, बढ़ाता है। उत्सर्जन को क्या करता है, बढ़ाता है। मैं बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के आपको नहीं बता रहा हूँ ये चीजें, लेकिन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ और समझ में आएगा। आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो कि पैराथार्मोन हार्मोन मूत्र के साथ अब कथन आ जाए, मान के चलो कौन सा कथन सत्य है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मूत्र के साथ का जाने का कैल्शियम का विरोध करता है, लेकिन फॉस्फेट के जाने का बढ़ावा देता है। उसी प्रकार हड्डियों में कैल्शियम को जमने से रोकता है, तो हड्डियों को कमजोर करता है। कैल्शियम की मात्रा को अपन बात करें, जबकि वहां आपने देखा था एक हार्मोन जस्ट इससे पहले, ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन, वो क्या कर रहा था बताओ, वो हड्डियों के अंदर क्या कर रहा था, कैल्शियम को जमा रहा था। तो वो एंटी कोलिप हार्मोन के रूप में मैंने आपको बताया था इससे पहले के वीडियो में, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चल, तो एक नोट लगा के आपको लिखनी है, ठीक है। वृक या क्या बोल सकते हैं बताओ, किडनी में पथरी या क्या बोलते हैं बताओ, स्टोन का निर्माण कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। अब ये क्या बीमारी है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो कैल्शियम प्लस C2O4 माइनस 2, और इस पे क्या होता है +2, तो वही फॉर्मूला निर्माण, दोनों बराबर नील बटा सन्नाटा, ये से ये कट गया, तो आपका क्या फॉर्मूला बना बताओ, C2O, सॉरी क्या बनेगा, इसको कैल्शियम लिखेंगे पहले CaC2O4, इसको क्या बोलते हैं बताइएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, सूत्र भी दे दे तो भी ध्यान रखना है, और ऐसे थ्योरेटिकल नेम दे दे तो भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके कारण किडनी के अंदर क्या बनती है, फतरी बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लिख सकते हो, है ना। चलो भाई, छोटी सी ग्रंथि थी ये। अब अगली ग्रंथि की अपन बात करते हैं। एक और ग्रंथि का नाम सुना होगा आपने, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि की अपन जब भी बात करें तो आपको ये पता है कि इसकी स्थिति की जब बात की जाती है तो ये हार्ट के पास होती है, के पास स्थित होती है। किसके पास बताओ, हार्ट के पास स्थित होती है ना। थाइमस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की अगर अपन बात करें तो इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन है, नाम जैसा ही है, थाइमोसिन हार्मोन, ज्यादातर नाम ऐसे ही मिलते हैं। इस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये उपनाम
भी आपको याद रखना है। अब क्यों जानते हैं वो अगली लाइन में अभी लिख देता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिरक्षी ग्रंथि किसे कहते हैं बताइएगा? थाइमस ग्रंथि को। किसको बोलते हैं? थाइमस। क्यों फेमस है? थाइमस क्यों फेमस है? थाइमस इसलिए फेमस है क्योंकि इसके अंदर T4 जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उनकी ट्रेनिंग चलती है। ये एक तरीके से ट्रेनिंग कैंप लगाता है। एक तरीके से जैसे आप बीएड करने गए, बीएसटीसी करने गए तो एक कॉलेज में गए तो आपका एक सेंटर था जहाँ पे आपने टीचिंग करना सीखा, है ना। जिस तरीके से आपका प्रशिक्षण केंद्र कौन सा था? कॉलेज। तो यहाँ बीएड बीएसटीसी का। तो T4 जो लिम्फोसाइट होती हैं जो एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं उनका जो प्रशिक्षण केंद्र होता है वो कौन सी होती है बताओ? थाइमस ग्रंथि। तो T4 लिम्फोसाइट की जो कॉलेज है वो कॉलेज कौन सी हो गई बताओ? थाइमस ग्रंथि। कौन सी हो गई? थाइमस ग्रंथि। और इसी के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है बताओ? प्रतिरक्षी ग्रंथि। ठीक है, जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है ना। चलो भाई ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलो भाई देखो, थाइमस थाइमस ग्रंथि में थाइमस ग्रंथि में T4 लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट का काम है भाई साहब एंटीबॉडीज का निर्माण, का परिपक्वन होता है। क्या होता है? परिपक्वन होता है। या इसको अपन यूं कह सकते हैं T4 सेल का प्रशिक्षण केंद्र। क्या बोल सकते हैं बताओ? प्रशिक्षण केंद्र, है ना। तो प्रशिक्षण केंद्र के कारण ही इसका फिर नाम क्या हो गया बताओ? थाइमस ग्रंथि का प्रतिरक्षी ग्रंथि। क्या बोलते हैं बताओ? प्रतिरक्षी ग्रंथि। तो कौन सी है बताओ? थाइमस ग्रंथि। कौन सी है बताओ? थाइमस ग्रंथि। ठीक है। अब इसके अलावा इसका क्या काम होता है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। भाई जब इसको बढ़ा रही है तो अपन कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करती है। तो अपन कह सकते हैं एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करती है। प्रेरित करती है। ठीक है। तो प्रतिरक्षा को अपन को अपनी प्रतिरक्षा को क्या करेगी साहब? ये बढ़ाएगी। ठीक है। क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो ये पॉइंट आपको क्या रखने हैं बताओ? याद रखने हैं। कौन सी कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है? T4 लिम्फोसाइट। उनका परिपक्वन है या उनका प्रशिक्षण केंद्र किस ग्रंथि को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थाइमस ग्रंथि को। किसको कहते हैं? थाइमस ग्रंथि को। तो चलो लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से। और क्या बात याद रखनी है? और बात आपको एक पॉइंट और रखना है। शरीर में प्रोटीन रूपांतरण से प्रोटीन की पूर्ति करती है। प्रोटीन की पूर्ति करती है। ठीक है।
छोटे बच्चों में अधिक सक्रिय होती है। यही कारण है एंटीबॉडी जल्दी बनते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बीमार भी होते हैं, जल्दी सही भी हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति क्यों होती है कि जो थाइमस ग्रंथि है वो वास्तविकता में T4 जो लिम्फोसाइट है उनको एक्टिवेट करती है या एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करती है, क्योंकि ये ग्रंथि इनके अंदर ज्यादा पर। अब कई बार ऐसा होता है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो ये ग्रंथि कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यौवनावस्था के बाद ये नष्ट हो जाती है, केवल एक धागे के समान रह जाती है। तो बुढ़ापे में अपन कहते हैं कि बुढ़ापे में ना तो ढंग से हड्डियां जुड़ती हैं, ना ढंग से खून बनता है, ना ढंग से आदमी को नींद आती है, और न जाने कितने रोग उसके शरीर को घेर लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रही थी, वो ग्रंथि एक तो नष्ट हो गई। दूसरी बात, अब यहाँ पे T4 लिम्फोसाइट नहीं है या एंटीबॉडी का निर्माण होगा ही नहीं, तो उस व्यक्ति को बीमारी अधिक घेर लेगी। बुढ़ापे में नींद क्यों नहीं आती, वो भी मैंने आपको बताया कि भाई साहब जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो पूरी कॉलोनी में या पूरे गांव में CCTV कैमरे के रूप में कौन काम करते हैं, जो दादा दादी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, सारी रात खांसते रहते हैं, और उनका जो, क्योंकि सेरोटोनिन हार्मोन तो उनके अंदर ज्यादा एक्टिव है नहीं, तो नींद आती नहीं है, तो इस वजह से ये कहानियां बनती हैं। समझ में आ रही है बात? तो सभी ग्रंथियां धीरे धीरे अपने काम करना बंद कर देती हैं, तो लास्ट में अपना शरीर भी क्या कर लेता है कि बहुत है, बहुत जी लिए, फिर कहाँ चले जाते हैं, ऊपर, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, कुछ बचा नहीं है इसमें, एक दो बातें और लिखा देता हूं आपको। चलो, हाँ जी, देखो, यौवनावस्था के पश्चात ये ग्रंथि धागे नुमा संरचना के रूप में रह जाती है। धागे नुमा संरचना के रूप में रह जाती है। ठीक है, धागे नुमा संरचना के रूप में क्या हो जाती है, रह जाती है। अब रह जाती है तो सही तरीके से काम ही नहीं करेगी फिर बुढ़ापे में, है ना, वृद्धावस्था में धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे मैं कोष्टक में ले दूं, अर्थात वृद्धावस्था तक नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में एक रोग का नाम और याद रखना है आपको, ये स्वप्रतिरक्षी रोग है। जैसे हाशिमोटो रोग था, और इसका नाम भी आपको बड़े गजब का है, मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी ग्रंथि थी बताओ, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि थी, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ग्रंथि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि सबसे पहले अपन ने पैराथायराइड ग्रंथि की बात करी थी।
पैराथायराइड ग्रंथि में क्या था कि वो कैल्शियम और फॉस्फेट का नियमन कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये जो थाइमस ग्रंथि है, इससे जो थाइमोसिन हार्मोन निकल रहा है, उसकी बात करें तो अपने शरीर में एक तो जो लैंगिक अंग होते हैं उनके परिपक्वन से संबंधित है, क्योंकि उसके बाद ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है ना। और बात करें कि इसमें एक कहानी ये भी आपने पढ़ी कि T4 लिम्फोसाइट जो होती हैं उनका प्रशिक्षण केंद्र है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग कैंप है, कुछ भी कह सकते हो, है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।